नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नैमिषम एकेडमी में। आज कुछ मुख्य बातें करेंगे संविधान के बारे में, संवैधानिक विकास के बारे में। संविधान का विकास कैसे हुआ उसको समझेंगे। पर उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि सामान्यतः वीडियो जब शेयर होती है या पड़ती है वीडियो, तो देख रहा हूँ मैं कि वीडियो पहुँच रही है लोगों तक और अच्छे तरीके से नहीं पहुँच रही है। मेरा मानना ये है कि जिसको ये ज़रूरत है इस चीज़ की, अगर उसके पास पहुंच जाए तो मेरी मेहनत सारी सफल हो जाएगी। और आप लोग शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका FB पर पोस्ट कर सकते हैं इस चैनल की, इस वीडियो की, और WhatsApp पे आप भी शेयर कर सकते हैं अच्छे से अगर करना चाहें तो। और आपका सहयोग रहेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, उम्मीद है यही। चलो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले समझते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास। संविधान बता चुका हूँ। एक संविधान की एक और भी परिभाषा है। हम लोग विधान बनाते हैं। विधान क्या बनाते हैं? सबसे पहली बात, हम विधान ये बनाते हैं कि जैसे मान लिया हमें सुबह 4 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, एटसेट्रा। ये हमारा विधान हुआ। ये खुद के लिए बना है। जब सबके लिए बना देते हैं वो हो जाता है संविधान। ठीक है, खुद के लिए विधान बनाए, नियम कानून बनाए, जो सबके लिए बना देते हैं उसे कहते हैं संविधान। ठीक है, संविधान का उसे जब क्रमानुसार संविधान के नियम कानून को बढ़ते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, नियम कानून बदलते रहते हैं, तो उसको हम संवैधानिक विकास बोलते हैं। संवैधानिक विकास जो था उसको समझते हैं कि दो तरीके से ये जो संवैधानिक विकास हुआ है ये 2 तरीके से हुआ है। वास्तव में संवैधानिक विकास जो है, संविधान का विकास जो है, उसकी नींव पड़ गई थी जब महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपना चार्टर दिया था। तभी से संविधान विकास की नींव पड़ गई थी, जो सामान्यतः लोग नहीं जानते हैं और लोग बताते भी नहीं हैं। और पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। दूसरा है ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास कैसे हुआ, समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आप सारे जानते हैं व्यापार करने के लिए आई थी। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत महारानी एलिजाबेथ ने जब अपने हाथों में ले लिया था भारत को अपने हाथों में ले लिया था उसको। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मतलब संवैधानिक विकास 1773 से 1853 तक रहा। क्राउन का 1858 से 1947 तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे कब तक रहा समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो था ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर तो लगाया था, पर उस समय भी शासन कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ये कब आता है रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 में। ठीक है। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 में आता है। तीसरा है चार्टर एक्ट, 1793 में आता है। और दूसरा चार्टर एक्ट 4 आए थे कंटिन्यू, 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। ठीक है। अब बात आती है कि अगर ब्रिटिश क्राउन ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ऐसे हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने कुछ नियम कानून बनाए थे, न कि पूरे भारत को अपने हाथ में ले लिया था। उस पर अभी भी शासन और व्यापार कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ठीक है। अब आते हैं ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटेन क्राउन 1858 से 1947 तक चलता है। ठीक है, 1858 से 1947 तक। सबसे पहला ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो कि 1858 में आता है। हालांकि 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद से ही क्राउन ने अपने हाथों में सब ले लिया था। और सबसे पहला एक्ट उन्होंने पारित किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1858 में आया था। दूसरा होता है इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 में आया। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जो कि 1852 में आया। फिर भारत परिषद अधिनियम आया 1909 में। भारत परिषद अधिनियम फिर आया 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। अगस्त प्रस्ताव आया, जो कि अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था इंग्लैंड पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा गया था भारत की तरफ से। 1940 प्रिक्रिप्स मिशन, जो कि भारत आता है कि यहाँ संवैधानिक विकास के लिए बहुत सी चीज़ें आगे बताएंगे उसके बारे में। क्रिप्स मिशन 1942 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में, और माउंट बेटन योजना 1947 में। ठीक है, ये था संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब मैंने ये तो सारे बता दिए हैं, अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे, 1 बाय 1 धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। और ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये कि आपको यूपीएससी की जो सबसे फेमस बुक बोली जाती है, आप सब जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत, उसमें भी आपको ये नहीं मिलने वाला।
ठीक है। तो ये जो कंटेंट है आपको कोई टीचर नहीं, किसी टीचर ने अभी तक नहीं दिए और ना ही दे सकता है, और इतनी आसानी तरीके से नहीं समझाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि सब्सक्रिप्शन सब चल रहा है, आप भी जानते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदवा के बच्चों को और आधी क्लासेस छोड़ देते हैं। यहाँ सब फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब फ्री में अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। बस आपको चाहिए क्या? आपका सपोर्ट, बस। थैंक यू। आगे समझते हैं कि जो 1600 ईस्वी का राजलेख बोला जाता है। अब राजलेख, जो चार्टर में शब्द प्रयोग कर रहा हूँ उसे हिंदी में राजलेख कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारत का संवैधानिक विकास कंपनी की स्थापना के साथ ही हुआ। जब कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया तो उसके बाद से ही भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट हो जाता। संवैधानिक विकास मतलब नियम कानून बनाना। तो नियम कानून वहाँ से बनने स्टार्ट हो गए थे। वहाँ से बनने स्टार्ट हो गए तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वहाँ से बनने स्टार्ट हो गए 1600 ईस्वी में जब कंपनी का गठन हुआ, महारानी एलिजाबेथ ने गठन किया उसका, तो वहाँ से इसका ये प्रभाव पड़ा। तो वो कंपनी आ कहाँ रही है? भारत में। और उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट ये था कि वो व्यापार नहीं करेंगे, अपनी नींव बनाएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए एक तरीके से संवैधानिक विकास वहीं से स्टार्ट होता है। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। 1600 ईस्वी का राजलेख आता है, चार्टर आता है। भारत का संविधान विकास कंपनी के साथ स्टार्ट हुआ। इसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अब बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। हालांकि हम लोग 1600 ईस्वी में चार्टर के ये पढ़ते हैं, जो प्रथा चली आ रही है कि ये होता है वो होता है कि 1600 ईस्वी के चार्टर के द्वारा कंपनी को शासन करने का अधिकार मिला। बस इतने पढ़ते आ रहे हैं और कुछ पढ़ा नहीं उसके पीछे। तो जब तक हम समझेंगे नहीं कि इसका विकास कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आएगा अच्छे से, तब तो हम संविधान को समझना बेकार है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसे पूर्व देशों में, पूर्व के जितने भी कंट्रीज हैं उनमें 15 वर्ष तक। क्वेश्चन आता है कि जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया था? 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया था। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी की अध्यक्षता लॉर्ड मेयर के हाथों में दी थी। कंपनी की जो अध्यक्षता थी, कंपनी भाई एक 2 4 10 लोगों से मिलकर बनी नहीं थी, बहुत से लोगों से मिलकर बनी थी और व्यापार करने के माध्यम से भी आ रहे थे। जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि व्यापार के साथ साथ हम लोग यहाँ पर राज भी कर सकते हैं, तब उन्होंने अपना राज भी किया। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी भूल थी जो वो राज कर पाए, कुछ भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने कंपनी की अध्यक्षता लॉर्ड मेयर के हाथों में दी। जो अध्यक्ष थे इसके लॉर्ड मेयर थे। ठीक है, उस समय कंपनी की कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी, मतलब 30,133 पाउंड थी कुल संपत्ति। मतलब इतनी संपत्ति लेकर वो व्यापार करने के माध्यम से, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। कितनी संपत्ति? 30,133 पाउंड थी। इसमें कुल 27 भागीदार थे। पार्टनर कितने थे इस कंपनी में? 27 पार्टनर थे। ठीक है, इस कंपनी का सारा प्रशासन, इस कंपनी का जो प्रशासन होता है, एक तो शासन और प्रशासन में अंतर होता है। ठीक है, तो सारा जो प्रशासन होता है, प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया। परिषद कौन थी? उन्होंने ही गठन की थी। आप परिषद के बारे में जानते हैं, जिसके उच्च पद पर गवर्नर व उप गवर्नर थे। गवर्नर व उप गवर्नर, जो उसके हेड होते थे वो गवर्नर व उप गवर्नर होते थे। ठीक है, और 24 अन्य सदस्य भी थे। जो एक परिषद गठित की गई थी उसमें जो हेड थे वो गवर्नर थे और उसके अंडर उप गवर्नर थे। जैसे राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से उसमें गवर्नर थे और उप गवर्नर थे, और उनकी जो परिषद थी उसके 24 सदस्य और थे। ठीक है, इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। ये जो कमेटी थी, ये परिषद थी, इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। ठीक है, बाद में इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सबने पढ़ा है, COD, जिसे निदेशक मंडल भी कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अभी जब हम लोग ज़्यादातर संविधान पढ़ते हैं किसी से भी, तो ये क्या कहते हैं, वो पढ़ते हैं सामान्यतः कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन जो है वो पहले ही हो चुका था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन पहले ही हो चुका था, पर पढ़ते किस में हम लोग? जब रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं उनमें पढ़ते हैं हम।
कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। अरे भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन पहले ही हो चुका था, पर उसका नाम बदल दिया गया। पहले उसका नाम क्या था? गवर्नर और उसकी परिषद। अब उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में क्या आया उसमें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नाम बदला है, सोच वही है। ठीक है, COD, इसे निदेशक मंडल हिंदी में कहा जाता है, नाम से संबोधित किया गया। अब आते हैं 1726 का राजलेख, 1726 का राजलेख। इसके द्वारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों, जो कोलकाता, मुंबई, मद्रास में अंग्रेजों की जो ब्रिटिश कंपनी की प्रेसिडेंसियाँ थीं, उनके जो राज्यपाल थे तथा उनकी परिषद थी, जो उनकी हर एक प्रेसिडेंसी में परिषद होती थी, तो उनकी परिषद को विधि मतलब क्या होता है? कानून, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब वो विधि बना सकते हैं अपनी परिषद के लिए। ठीक है, इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। इससे पहले क्या, जो भी नियम कानून बनते थे वो कौन बनाता था? इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल जो होता था वही करता था। निदेशक मंडल कौन था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, आज का संवैधानिक विकास चला है। अब आएंगे इसके बाद में, ये सब पढ़ा दिया है, अब रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट होंगे, ये सारे एक्ट स्टार्ट होंगे, फिर इसके बाद ये स्टार्ट होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंतर्गत शासन हुए वो स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी नियम कानून बने, जो भी एक्ट आए, उनको पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। जो भी फैक्ट हैं, जो भी समझने वाली बात है, वो सब समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और फिर से ये कहूँगा कि शेयर कीजिए लोगों को, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख लेते हैं, आप वहीं रोक देते हैं, उसे आगे बढ़ाइए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।